हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर दिखाई दरियादिली। प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को मोदी जी ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन से मुइज़ू का डील क्या हुआ दोस्तों। दिखाने लगा भारत को तेवर, कहने लगा सादे कपड़ों में भी भारतीय सैनिकों को मालदीव में नहीं रहने देंगे। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे कैसे पाकिस्तान में भगत सिंह के नाम पर चौक का नाम रखने की हो रही है लड़ाई। कोर्ट के आदेश की भी नहीं हुई सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ संदेश खाली पश्चिम बंगाल के उस कांड पर बहुत बड़ा एक्शन हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। दोस्तों सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी ने दरियादिली दिखाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को दी बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ को मंगलवार को बधाई दी। शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो 2022 के बाद दूसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे। हालांकि शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनते ही कश्मीर राग अलापा था। रविवार को उन्होंने अपने पहले संबोधन में फलस्तीन के साथ कश्मीर मुद्दा भी उठाया था। जी हां, उन्होंने गाजा पट्टी मामले में विश्व बिरादरी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए नेशनल असेंबली में कहा कि कश्मीरियों की आजादी की वकालत करते समय हम सभी को एक होना चाहिए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दरियादिली दिखाते हुए ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर शहबाज शरीफ को बधाई। शहबाज ने दूसरी बार ऐसे समय में पाकिस्तान की बागडोर संभाली है जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दरियादिली दिखा करके पीएम शहबाज को विश किया है दोस्तों, क्या मोदी जी ने इसमें भी संदेश देने की कोशिश की है? क्या उन्होंने विश करके ठीक किया या गलत किया? जो भी आपकी निजी राय हो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर निजी क्या राय है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सादे कपड़ों में भी भारतीय सैनिकों को मालदीव में नहीं रहने देंगे। जी हाँ, चीन से डील के बाद मुइज़ू ने फिर दिखाया भारत को तेवर। जी हाँ, चीन के साथ हुए सैन्य समझौते के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो सादे कपड़ों में ही क्यों ना हो। मुइज़ू ने कहा कि उनकी सरकार मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने में सफल रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वे स्थिति को और गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सेना मालदीव से नहीं जा रही है और भारतीय सैनिक सादे कपड़े पहनकर वापस लौट रहे हैं। हमें इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो संदेह पैदा करें। दोस्तों मुइज़ू ने कहा कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में नहीं आने दिया जाएगा, ना ही सैन्य वर्दी में और ना ही सादे कपड़ों में। भारतीय सेना मालदीव में नहीं रहेगी, फिर चाहे उन्होंने कोई भी वर्दी पहनी हो। और मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि मुइज़ू के जो ये तेवर बदले हैं, एक बार फिर से वो चीन के साथ हुए सैन्य समझौते के बाद बदले हैं, जिससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि चाइना कितना ज्यादा दोस्तों मुइज़ू को भड़का रहा है और भारत के साथ कनेक्शन काटने की बातें उसके दिमाग में घोल रहा है। और इसी से अंदाजा लग सकता है कि चाइना के साथ मीटिंग होते ही मुइज़ू भारत के खिलाफ बयान देने लगते हैं। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, कब मुइज़ू को जाकर अकल आएगी कि भारत के साथ उसने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में भगत सिंह के नाम पर चौक का नाम रखने की लड़ाई, कोर्ट के आदेश की भी नहीं सुनवाई। जी हाँ, पाकिस्तान की एक कोर्ट ने लाहौर में शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन न करने पर सोमवार बोले तो 4 मार्च को पंजाब सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में याचिका दायर कर 3 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा दायर याचिका पर पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान, उपायुक्त लाहौर राफिया हैदर और शहर प्रशासक को नोटिस जारी किया है। जी हाँ, भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी ने सुनवाई के बाद बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने में विफल रहने पर अवमानना याचिका पर 26 मार्च तक जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अगली खबर बता दें, चीन ने कराई प्रचंड और ओली में दोस्ती, भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस ने खोल दी चीन की पोल। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो खबर आ रही थी कि चीन ऐसा करा सकता है, लेकिन दोस्तों अब खुद भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस ने आज ही ये पोल खोल कर रख दी है दोस्तों और बता दिया है कि प्रचंड और ओली में दोस्ती चीन ने ही करवाई है। आपको बता दें, नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर से चीन समर्थक पूर्व
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ हाथ मिला लिया है। प्रचंड ने पिछले 15 महीने से चले आ रहे नेपाली कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को तोड़ लिया है। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल में प्रचंड कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रचंड की पार्टी संसद में तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन वो लगातार गठबंधन बदलकर सत्ता में बने हुए हैं। वहीं संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस को अब विपक्ष में रहना होगा। इस बीच भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस ने आशंका जताई है कि प्रचंड और ओली में गठबंधन के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। इस बीच मालदीव में सैन्य समझौता करने के बाद चीनी सेना का दल अब नेपाल पहुंच रहा है और माना यह जा रहा है कि कई डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। जी हां, अब तक केपी शर्मा ओली अक्सर प्रचंड की कड़ी आलोचना करते रहते थे, लेकिन अचानक से उनके सुर बदलने पर नेपाली कांग्रेस ने डाउट किया है, संदेह जताया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि चीन लंबे समय से यह प्रयास कर रहा था कि ओली और प्रचंड एक हो और अब वे हो गए भी एक हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देवा ने कहा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन प्रचंड ने हमें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि प्रचंड और ओली के बीच पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही थी। नेपाली कांग्रेस ने कहा कि इस डील के पीछे एक विदेशी कारण भी है। उनका इशारा खुलकर चीन की तरफ था। तो वहीं प्रचंड की पार्टी ने चीन की किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे खेला में रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, आप सभी और हम सभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है और चीन इसमें कितना ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा होगा, क्योंकि चीन अपने पड़ोसी को यूं ही छोड़ दे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो हर पड़ोसी पर नजर रखता है, चाहे भारत ही क्यों ना हो। वो बात अलग है कि भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, चीन की एक नहीं चल रही। अगर चलती तो भारत में भी वो बदलाव करवा सकता था। बहरहाल ऐसे में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन से कराची पाकिस्तान जा रहे जहाज में मिले हैं संदिग्ध उपकरण। जी हाँ दोस्तों, हुआ सबसे बड़ा खुलासा आज और अभी की ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। DRDO ने किया है ये सबसे बड़ा खुलासा। बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में नहवा शेवा बंदरगाह पर सिक्योरिटी द्वारा चीन से कराची जा रहे एक जहाज को संदिग्ध नजर आने पर रोक लिया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट DRDO द्वारा सौंप दी गई है। और इससे पता चल रहा है कि जहाज में ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किया जा सकता है। दरअसल जिस जहाज को संदिग्ध नजर आने पर रोका गया है, उसकी जांच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सामान की खेप की जांच की गई है, उसमें बड़ी साइज की कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी CNSC मशीन है, जिन्हें दोनों प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। यानी उस मशीनरी का उपयोग सैन्य उपकरणों के लिए भी किया जा सकता है। और ये रिपोर्ट सोमवार को ही DRDO द्वारा सक्षम अधिकारी को सौंपी गई है, जिसे सबसे पहले हमने आपको बताया है। अब देखना ये होगा कि भारत के अधिकारी, भारत की मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या इस कंसाइनमेंट को छोड़ा जाता है या फिर पाकिस्तान को उसकी गलती के लिए उसको सजा दिलाता है। बहरहाल नेक्स्ट खबर की ओर चलें, जहां स्वीडन अब भारत में बनाएगा खास हथियार। स्वीडिश रक्षा दिग्गज ने हरियाणा में शुरू किया यूनिट निर्माण। जी हां, स्वीडन के रक्षा दिग्गज ने भारत के राज्य हरियाणा में अब खास हथियारों का निर्माण करने का ऐलान किया है। सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार स्वीडिश रक्षा दिग्गज साहब ने भारत में कार्ल गुस्ताफ हथियार प्रणाली बनाने के लिए हरियाणा के झज्जर में रिलायंस मेट सिटी में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा का निर्माण शुरू कर दिया है। हरियाणा में प्लांट का निर्माण शुरू करने के लिए साहब FFVO इंडिया द्वारा 4 मार्च को दोनों कंपनियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस डील के द्वारा रिलायंस मेट सिटी से नए और विस्तारित अवसरों के द्वार खुल रहे हैं, जो पहले से मौजूद सेक्टरों की विस्तृत श्रृंखला में रक्षा क्षेत्र के एक नए जुड़ाव का भी प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और खबर बता दें, जहां गाजा में हिंसा कतई भी स्वीकार नहीं, तत्काल रोके हिंसा। जी हाँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दोस्त इजराइल को जमकर सुनाया और साथ में भारतीयों के मौत के बाद जारी कर दी एडवाइजरी। आपको बता दें, भारत ने दोस्त इजराइल को गाजा में तत्काल तनाव कम करने और हिंसा रोकने का आह्वान किया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि इलाके में तत्काल तनाव कम करने और हिंसा से बचा जाना चाहिए। उन्होंने सभी बंधकों को रिहा करने, उकसाने वाली और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचने व शांति वार्ता को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का आह्वान किया। कंबोज ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों का हर समय विरोध करता आया है, करता है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंसा को और बढ़ने और वहां होने वाली मौतों को रोकना जरूरी है। हर परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, सोमवार को केरल निवासी एक भारतीय निवासी की इजराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। पार्टनी बिन मैक्सवेल केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले थे। अब ऐसे में इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और स्थानीय सुरक्षा सलाह को देखते हुए इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों, खास तौर पर जो उत्तरी और दक्षिणी सीमा से लगे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा, राजनीति में रखेंगे कदम, भाजपा में होंगे शामिल। बता
बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के तेज तर्रार न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार यानी कि आज के दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। इसके अलावा इस्तीफे की कॉपियां मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिव ज्ञानम को भी भेज दिया है। भाजपा में शामिल होने का ऐलान करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने बताया कि पार्टी उन्हें जो भी सीट देगी वो वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वो 7 मार्च को भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और बंगाल में टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और यही वजह है उनके शामिल होने का। अब ऐसे में दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जिस प्रकार से इस्तीफा दे दिया है, क्या उन्होंने सही कदम उठाया है और वो भाजपा भी ज्वाइन करने वाले हैं? दोस्तों इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से बंगाल में गुंडा राज और जंगल राज है, इस चीज को समझते हुए अब गंगोपाध्याय उसके हिसाब से इन गुंडा राज को खत्म करके ही दम लेंगे। बहरहाल दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।